नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव की इस चर्चा में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास में और एक बहुत महत्वपूर्ण शासक जिसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे। भारत पर जो पश्चिमोत्तर से आक्रमण हुए थे उनमें से एक शासक की चर्चा आज हम लोगों को करनी है। बहुत महत्वपूर्ण भाग है भारत के इतिहास का। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ श्री मोहन सिंह लोधी, रोहित सिंह लोधी, पद्मेश लोधी जी, सौरभ राजपूत जी। गुड इवनिंग पद्मेश जी, एडवोकेट राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल, सूरज लोधी, पत्रकार जय किशन सिंह, लतेश सिंह राजपूत, सोनू लोधी अयोध्या, वेरी गुड, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट ओबीसी, पुरुषोत्तम लोधी, राम किशन राजपूत, देवीराम राजपूत जी, थान सिंह फिरोजाबाद से, रमेश सिंह लोधी, लोधी उर्वेंद्र भिंड से, अनीश कुमार, प्रभा वर्मा, लोधी गजेंद्र राजपूत, रामकिशन राजपूत, अनूप कुमार वर्मा, ओबीसी पुष्पेंद्र लोधी, सत्यपाल राजपूत, शिवम राजपूत, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, केडी भारद्वाज, सचिन राजपूत, गिरीश भारत, उदय सिंह फौजी समाजसेवी हमारे, शिवम राजपूत, ओम शिव वर्मा, राहुल कुमार, राजेश मोहन लोधी। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। शिवशंकर राजपूत, गुड इवनिंग शिवशंकर। सो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने इतिहास की अगली श्रृंखला में। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि वो जो ईयरफोन है वो मैंने हटा दिए हैं क्योंकि एनवायरनमेंट एकदम ठीक है, शांति है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, हवा भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे। अगर सुनने में कोई दिक्कत हो तो मैं इसको रखा हूँ अपने पास। अगर आपको सुनने में दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, तो मैं इसे लगा लूँगा। वैसे ठीक है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई आवाज़ को लेके बहुत दिक्कत होगी। सो सभी लोगों के जुड़ने का थोड़ा सा हम लोग इंतजार करेंगे और उसके बाद अपना सेशन आरंभ करेंगे। हाँ अच्छा, चलिए। शेर सिंह कुशवाहा पन्ना, बहुत सारे लोग इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। और हम लोगों ने जो इतिहास की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उस चर्चा में हम सभी लोग अब तक भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल तक पहुंच चुके हैं। और मौर्योत्तर काल में हमने कल शुंग, कर्ण और सातवाहन जो राजा थे उनके बारे में बात की थी। और पश्चिम भारत में जो भारत पर आक्रमण हुए उसी दौरान मौर्य शासन के उपरांत, जिसमें चाहे हमारे आक्रमण यूनानी बैक्ट्रियन लोगों ने किए हों, चाहे वो आक्रमण शक लोगों ने किए हों, चाहे उसके बाद ये कुषाण, तो इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। और कुषाण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक है। कुषाण भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। और उसमें से एक जो राजा था उनका कनिष्क, कनिष्क जो है बहुत प्रसिद्ध राजा था। और कनिष्क का जो शासन काल था वो न सिर्फ उपलब्धियों भरा रहा बल्कि वो बहुत लंबे क्षेत्र में था। आप जो भारत का कनिष्क के पास चाइना, जो पश्चिमी चीन है, पश्चिमी चीन, उसके अलावा ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ये तमाम क्षेत्र जो है कनिष्क के अधीन थे। तो कनिष्क के पास भारत में एक विस्तृत, भारत नहीं बल्कि भारत से बाहर भी एक बहुत विस्तृत साम्राज्य था। और जैसा हमने चर्चा की कि कनिष्क बेसिकली भारत का रहने वाला नहीं था, भारत का वो राजा नहीं था, वो बेसिकली बाहर जो आक्रमणकारी थे उनमें से एक था। तो उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे। और इनका जो काल है वो पहली शताब्दी है, फर्स्ट सेंचुरी। आप समझ सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी का मतलब, अगर आप लगाएं 1 से लेकर 100 ईस्वी के बीच में कनिष्कों का काल रहा है। अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं इंडिया की हिस्ट्री में इनकी। और नहीं मैं दिल्ली में हूँ, इस समय दिल्ली में हूँ। सो अचीवमेंट्स बहुत बड़ी थी कनिष्क की। और कनिष्क के बारे में इतिहास में आमतौर पर उसको सेकंड अशोका कहा जाता, द्वितीय अशोक। तो सभी लोगों के लिए जानना आवश्यक है कि कौन था। और इसका शासनकाल इतना बड़ा था
कि पश्चिमी चीन से लेकर के पूरा ताजिकिस्तान से लेकर के मध्य एशिया का ये हिस्सा, अफगानिस्तान से होते हुए पूरा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल तक बहुत बड़े हिस्से में इसका राज्य था कनिष्क का। और कनिष्क का प्रभाव मथुरा तक, बहुत बड़ा प्रभाव था मथुरा तक। और आगे चल करके कनिष्क ने बिल्कुल भारतीय तौर तरीके अपना लिए थे, भारतीय आचार विचारों में ढल गया था। और हम देखते हैं कि वो बौद्ध धर्म को मानने लग गया था। और उसी के शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, फोर्थ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। आवाज की दिक्कत हो रही है, और 1 मिनट, अगर कुछ लोगों को आवाज की दिक्कत हो रही है, वैसे होनी नहीं चाहिए, आवाज तो मुझे लगता है क्लियर है, क्योंकि बिल्कुल शांत है माहौल। बारिश हो गई है यहाँ दिल्ली में आज शाम को, तो फैन चलाने की भी बहुत जरूरत नहीं है, हल्का हल्का फैन चला रहे हैं, तो आवाज वैसे नहीं आ रही होगी, आवाज में वैसे दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको लगता है तो मैं फिर ये ईयरफोन का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर? सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कुषाण लोग हैं, वो कुषाण लोग कौन थे, और इतिहास में इनका क्या महत्व है, क्या इनका काल था, समय इनका क्या रहा, और कौन से क्षेत्र में इन लोगों ने शासन किया, भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था जहां पर कुषाणों का डोमिनेंस रहा। तो ये 4-5 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में, क्या फैक्ट हैं, क्या फैक्ट हैं। सबसे पहले तो जो इनकी राजधानी है, कुषाणों की जो शुरुआती राजधानी है, वो एक जगह पड़ती थी बेग्राम, कपिसी, और बाद में चल करके पेशावर इनकी राजधानी हो गई। तो पेशावर आपको मालूम है, पेशावर आज भी पाकिस्तान में है। और पेशावर के अलावा तक्षशिला में भी इनका काफी बड़ा प्रभाव रहा, और नीचे मथुरा तक ये अपनी राजधानी लेके आए, यानी आगे चल करके इनकी राजधानी मथुरा हो गई थी। और मथुरा एक कुषाणों का बड़ा केंद्र था कनिष्क के समय में। क्लियर? उसके बाद हम देखें, ये लोग बेसिकली इनके समय में हिंदुइज्म, बौद्धिज्म और बैक्टीरियन जो रिलीजन है, यूनानी, वो धर्म प्रचलित थे। शासनकाल इनका राजतंत्र पे आधारित था। सम्राट 30 एडी में बना था पहला, जिसका नाम था कुजल कड़फिसस। इस वंश का जो संस्थापक था, बेसिकली कुषाण लोग क्या थे, कुषाण लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो मध्य एशिया मतलब जिसको आप समझ सकते हैं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो चीन के पश्चिम का एरिया है, मंगोलिया से लगा हुआ, उस सारे एरिया को कहा जाता है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। तो ये लोग सेंट्रल एशिया के एक कबीले के रहने वाले थे, कुषाण लोग, जिसको कहा जाता था यूची। यूची कबीले के ये लोग रहने वाले थे। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी शासन सत्ता स्थापित की, चीन के पश्चिमी भाग पे कब्जा किया, फिर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के हिस्सों पे कब्जा किया, और ये लोग बढ़ते चले आए। अगर मैं आपको मैप अगर शो करूं, एक मैप है मेरे पास, मैं अभी आपको एक मैप दिखाता हूं। जो ये मैप आप देख रहे हैं, ये मैप है, इसमें भारत का भी मैप है। इस मैप में आप देख रहे होंगे कि जो ग्रीन एरिया है, चीन के पश्चिम से लेकर के पूरा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और नीचे तक हम जाते हैं ईरान की सीमा तक लगा हुआ अफगानिस्तान, भारत में कश्मीर, और भारत का नीचे कोंकण तक का हिस्सा, यानी महाराष्ट्र और गोवा तक का हिस्सा, और इधर आपका बांग्लादेश और नेपाल तक का हिस्सा। ये सारा का सारा जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया कुषाण साम्राज्य का हिस्सा था। तो कुषाणों ने एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया, और हम भी उसकी चपेट में आ गए। और हम उसकी चपेट में कैसे आ गए कुषाणों की में? क्योंकि भारत में मौर्यों के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई थी। केंद्रीय जो सत्ता थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। कर्ण और शुंग वगैरह ये तो वैसे ही फालतू के राजा महाराजा थे, ये दूसरे कामों में लगे रहे। इन्होंने भारत की एकता के लिए, भारत के राजनीतिक मजबूती के लिए कोई काम नहीं किया था। ये अपने धर्म, पाखंड और अपनी बढ़ाई करने में, झूठी काल्पनिक कहानियां लिखवाने में लगे रहे। इसी कारण से जिन मौर्यों के समय पर भारत ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय एरिया, अराकोशिया और यहां तक आक्रमण कर दिया था, ईरान तक, जिस धनानंद के समय सिकंदर की हिम्मत नहीं थी अंदर घुसने की, वही सारे विदेशी लोग आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में जब शुंगों का भारत पर शासन था, तो विदेशी लोगों ने आ करके, कई विदेशी शक्तियों ने, चाहे वो बैक्टीरिया के यूनानी रहे हों, चाहे वो आपके शक रहे हों, पहलव रहे हों, चाहे वो ये कुषाण लोग रहे हों, लगातार भारत पर हमले करते रहे और ये अपने राज्य भारत में कायम करते रहे। तो
शुंगों के समय पे जो ग्रंथों में काल्पनिक बातें लिखी गई हैं, कितने महान राजा और अश्वमेध करवाया, ये करवाया, उसी समय इनको पीटा जा रहा था। उसी समय आप देखेंगे कि इन सभी लोगों के एरियाज, इनके होते हुए भारत के बहुत सारे हिस्से पर अलग अलग विदेशी शक्तियां न सिर्फ आक्रमण कर रही थी बल्कि अपनी सत्ता कायम कर रही थी। आप पाएंगे कि जो शक लोग थे उन्होंने उज्जैन पर कब्जा कर लिया था, शकों ने गुजरात पर कब्जा कर लिया था। और आप देखेंगे कि जो कुषाण हैं, कुषाणों का शासन कोंकण तक चला गया, मथुरा, आपका बिहार का हिस्सा, नेपाल का, बांग्लादेश का, ये पूरा का पूरा उत्तरी भारत उन शकों के, कुषाणों के अधीन चला गया था। तो कुल मिलाकर के भारत में ये राजनीतिक विखंडन का दौर था, खास करके भारतीय शक्तियों के संदर्भ में। भारतीय शक्तियों की इस समय कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है। उनके समय में भारत का केवल राजनीतिक नुकसान हुआ। और वही ये हमको ये समझाता है, ये इतिहास हमको ये बताता है कि अगर जब पाखंडी लोग, जब धर्म के अंधे लोग अपने महिमा मंडन में लग जाएंगे, तब राष्ट्र को नुकसान होगा। और शुंगों के कण्वों के समय यही हुआ कि उन्होंने धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, अपना झूठा महिमा मंडन कराने में गल्प साहित्यों की रचना करवाई और भारत की सीमाओं पर क्या हो रहा था उसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में पहले बड़े जो आक्रमण इनके ही समय हुए और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया। जैसे यूनानी लोगों ने, मिनांडर ने और डेमेट्रियस ने बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जब शक लोग आए तो शकों ने उज्जैन, गुजरात, मथुरा, कहां कहां कब्जा कर लिया। और शकों के बाद जो अंत में यूची कबीले के जो कुषाण लोग आए, कुषाणों ने आप देखिए पूरे के पूरे भारत का जो ऊपरी भारत का हिस्सा है पूरे पर कब्जा कर लिया। जबकि उनका शासन जो है कहां तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर के ऊपर तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया में पश्चिमी चाइना तक फैला हुआ था। तो ये दर्शाता है कि जब लोगों ने राष्ट्र के हित के बजाय अपने समाजों का या अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में बात की है, वहां राष्ट्र को नुकसान हुआ है। और ये सबसे पहले कुषाण और कर्ण वंश के शासनकाल में देखा गया। कुषाण और कर्ण दोनों ही ब्राह्मण वंश के शासक थे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इनके समय की और क्या क्या विशेषताएं हैं। इनके समय लगभग जो इतिहास में दिया हुआ है वो है 38 लाख वर्ग किलोमीटर। 38 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर इनका कब्जा था। आप लगा लीजिए कितना होता है 38 लाख वर्ग किलोमीटर। मुझे लगता है भारत का जो एरिया है, भारत का एरिया जरा चेक करिए आप लोग जरा एक बार नेट पे, जो कोई जिसका नेट फ्री हो। इनका जो शासन था वो 38 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर था। और उसके बाद कौन कौन से देश थे जहां पर इनका शासन था? अफगानिस्तान, चीन, पश्चिमी चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। ये जो सारे के सारे एरिया हैं वो सारे के सारे कुषाणों के अधीन थे। इतना बड़ा शासन था इनका कुषाणों का। और जैसा कि हमने चर्चा की कि यूची कबीले के ये लोग रहने वाले थे और इस वंश का संस्थापक कुजल कड़फिसस नाम का एक व्यक्ति था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बिम कड़फिसस गद्दी पर बैठा। जैसे अभी क्या है ना 32,87,000, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और आप पाएंगे कि जो कुषाणों का राज्य था वो 48 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में था। तो आज का जो पूरा भारत है, इस पूरे भारत के से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र पर कुषाणों ने शासन किया है। पश्चिमी चीन तक, तो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तक उनका राज्य था। और उन्होंने ही बाद में चल करके भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण सत्ता स्थापित की थी, जो खास करके मथुरा जो है एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ था कुषाण काल में। ठीक, आप देखेंगे कि चीन का एक यात्री भारत की यात्रा करेगा बाद में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। तो वो व्यक्ति भी लिखता है कुषाणों के शासन के बारे में, कश्मीर के शासन के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में एक पुस्तक है राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी किताब में भी उनका इतिहास दिया गया है। मथुरा इत्यादि की खुदाइयों से आपको कुषाण कालीन बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारे उनकी मूर्तियां मिली हैं। तो पूरा का पूरा प्रमाणिक और ऑथेंटिक और उनका इतिहास है। हम लोगों में से अधिकांश लोगों को ये सारी जानकारियां नहीं होगी कि
इतना बड़ा कोई वंश, इतना बड़ा कोई महान राजा भी कोई सत्ता में रहा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को कुषाणों के बारे में या कनिष्क के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ये जो शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली के माध्यम से भारत में बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। और क्या क्या था कुषाणों के समय पर? रेशम मार्ग, जिसको बोलते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट आप लोगों ने सुना होगा। सिल्क रूट जो है, रेशम मार्ग, एक तरीके से भारत के उत्तरी हिस्से को मध्य एशिया से जोड़ता था, कश्मीर के ऊपर से स्टार्ट होकर के, और वो पूरा का पूरा पश्चिमी चाइना से लेकर के और पश्चिमी चाइना से लेकर के एशिया को जोड़ता था। और वो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, एक व्यापार का बहुत बड़ा, मतलब मध्यकाल में और प्राचीन काल में रेशम मार्ग, जिसको बोलते हैं हम लोग सिल्क रूट, वो सिल्क रूट व्यापार का बहुत बड़ा रास्ता था। और जिसका उस पर कब्जा रहा, वो राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध रहा, प्रॉस्पर रहा। तो यूची जो कबीला था, और ये खास करके कुषाण लोग थे, इनका रेशम मार्ग पे कब्जा था। अभी आप लोगों को बताऊं रेशम मार्ग क्या है। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक चीन के द्वारा एशिया को सप्लाई शुरू की जाती है, और चीन एक रास्ता तलाश रहा है कि डायरेक्ट चीन से पश्चिमी एशिया तक रोड लिंक तैयार हो जाए। कुछ काम भी उस पर हुआ है। तो पश्चिमी एशिया को चीन तक जोड़ने वाला हिमालय के समानांतर पीछे की तरफ जो मार्ग है, उसको पहले सिल्क रूट बोलते थे। पहले उस पर रेशम का व्यापार होता था, रेशम का व्यापार उसी रूट के माध्यम से होता था। तो कुषाण कालों में इसी सिल्क रूट पर कुषाणों का कब्जा था, और वो सिल्क रूट व्यापार का बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रास्ता था। आप जानते हैं पहले जो व्यापार होते थे वो आज की तरह ट्रेन से या हवाई जहाज से नहीं होते थे या पानी के जहाज से। पहले ट्रेड के लिए खच्चर, घोड़े, इन सब का इस्तेमाल ज्यादा होता था। तो ये जो सारी चीजें हैं, खच्चर, घोड़े इत्यादि, ये उन रास्तों पर चलने में सुगम थे। तो महीनों महीनों भर जो है रास्ते में यात्राएं लेकर के वो जाते थे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इस मार्ग पे कब्जा होने के कारण से बहुत ताकतवर साम्राज्य के रूप में कुषाण उभर के आए थे। और आज भी सब लोग ये प्रयास करते हैं कि जो रेशम मार्ग है, जो सिल्क रूट है, अभी ये जो सेशन खत्म हो जाए, इस सेशन के बाद आप सभी लोग स्टडी करना सिल्क रूट के बारे में। आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे सिल्क रूट के बारे में। उसके अलावा इन्होंने क्या क्या काम किए, तो जैसा मैंने कहा कि एक सूर्य मंदिर का बनवाया था, सन टेम्पल। और सूर्य का मतलब रिलीजियस नहीं होता था, बाद में रिलीजियस कहा गया। सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, वायु, अग्नि, ये शुरू में इनका वो धार्मिक इनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी जो धर्म में इनको व्याख्यात किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया। ये एक्चुअली नेचुरल पावर्स थी। तो उस समय के लोग नेचुरल पावर्स को, यानी प्राकृतिक शक्तियों को सम्मान देते थे। तो उनके सम्मान में वो लोग कार्य करते रहते थे। और आपको कई जगह, जैसे कश्मीर में एक सूर्य मंदिर था, मारतंड, सूर्य का एक नाम मारतंड भी है, मारतंड मंदिर। मैं आपको बताऊं ये आपको कहाँ मिलेगा। हैदर मूवी भी आपने देखी होगी। हैदर मूवी में वो सूर्य मंदिर दिखाया गया है, कश्मीर वाला, जहां पर वो कोई एक गाना शायद है। मुल्तान में सूर्य का मंदिर था, और मुल्तान का जो सूर्य का मंदिर था, इस पर यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो मुल्तान में सूर्य मंदिर बनवाया था। उसके अलावा आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में और भारत के खास करके मथुरा इत्यादि में इन लोगों ने, कुषाण लोगों ने गंधार कला और मथुरा कला शैली के माध्यम से तमाम प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। और संभवतः भारत में पहली बार मंदिर निर्माण हमें यहीं से दिखाई देगा। जो टेम्पल्स भारत में बनते हैं, या भारत में जो आपका मूर्तियों का जो निर्माण होता है, वो इसी काल में आके शुरू होता है। हमें सम्राट अशोक के काल में या उससे पहले किसी राजा के शासन काल में कोई मंदिरों का उल्लेख नहीं मिलता है। गौतम बुद्ध के काल में हमें कोई मंदिरों का उल्लेख नहीं मिलता है। इवन मैं आपको बताऊं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि भारत में वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं था। जब भारत में वैदिक आर्य आए थे और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था रही है, उसमें भारत में मंदिर के हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। पहली बार मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के शासन की समाप्ति होने के बाद भारत में मंदिरों और मूर्तियों के बारे में जानकारियां मिलती हैं।
हालांकि हड़प्पा के निवासियों में कैसे हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के निवासियों से जैसे हमें आदि शिव के रूप में वहां एक प्रतिमा मिली है। हड़प्पा में एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है, लेकिन उसका स्वरूप कितना धार्मिक था, कितना सांस्कृतिक था, ये कहना अभी बहुत एक तरीके से स्पष्ट नहीं है। लेकिन मंदिर निर्माणों की व्यापक श्रृंखला हमें इसी काल में मिलती है कि यहाँ से ये स्टार्टिंग हुई थी, और आप आगे देखेंगे कि गुप्त काल आएगा। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक्स हमारे आने वाले भारत में गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त काल में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर फिर मंदिरों का निर्माण किया गया, और जो भी राजा आया उस राजा ने तमाम जगह दान दे करके, भूदान दे करके और अपने राज्य की कोष से मंदिर बनाना आरंभ किए। तो भारत में आपको जो प्राचीनतम मंदिर मिलेंगे, जो आपको सबसे पुराने मंदिर भारत में मिलेंगे, वो आपको गुप्त काल के ही मिलेंगे। गुप्त काल से पहले के मंदिरों के अवशेष आपको शायद नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि जो लोग झांसी के हैं, जिनको लोग झांसी के रहने वाले हैं, झांसी से के पास में एक जिला है ललितपुर के भी कई लोग हैं चर्चा में। ललितपुर जिले से, ललितपुर शहर से एक रास्ता जाता है देवगढ़ की ओर। देवगढ़ एक स्थान है, तो वहां देवगढ़ में एक मंदिर बना हुआ, दशावतार मंदिर। वहां विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर है। तो वो जो देवगढ़ है, वहां के जो मंदिर हैं वो गुप्तकालीन है, वो प्राचीन मंदिरों में से एक है। जो लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में एक जगह है सिरपुर, सुना होगा शायद किसी ने। वहां पर एक लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में, वो भी गुप्त काल का है। एक मंदिर है आपका कानपुर के पास में, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, वहां भी एक मंदिर मिला है गुप्त काल का। तो जो पुराने मंदिर हैं आपको, वो पुराने मंदिर केवल गुप्त काल के ही कुछ मंदिर आपको मिलेंगे अवशेष के रूप में। बाकी आपको जो मंदिर मिलेंगे उसके बाद के मिलेंगे। जैसे खजुराहो के जो मंदिर हैं, तो खजुराहो के मंदिर चंदेलों के समय के हैं, बहुत बाद के हैं, 1000 ईस्वी के आसपास के। आप पुरी के जो मंदिर हैं वो आपको, मतलब भारत में जो मंदिर हैं ज्यादातर मंदिर आपको बहुत पुराने नहीं मिलेंगे। तो मंदिरों के जो बनाने की परंपरा है या मूर्तियों के बनाने की परंपरा है, वो मूर्तियों के बनाने की परंपरा हम लोगों को उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। और उस उत्तर वैदिक काल में खास करके कनिष्क राजाओं ने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई। आप लोगों को शायद पता होगा कि ये अफगानिस्तान में एक जगह थी बामियान में बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं थी, जो 2001 के आसपास तालिबान ने तोड़ दी थी। उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं शायद उत्तर वैदिक काल में हो सकता है कनिष्क लोगों ने बनवाई हों। हालांकि वहां जो माहौल था ऐसा नहीं था कि वहां कार्बन डेटिंग इत्यादि हो सके, क्योंकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। तो ये सारी चीजें हम लोगों को वहां मिलती है कनिष्कों के शासनकाल में। कुषाण जो राजा थे, उन कुषाण राजाओं ने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया और तमाम तरह के सिक्के उन्होंने ढलवाए, और साथ ही साथ उनके सिक्कों पर उनकी खुद की भी आकृति जो है वो खुदवाते थे। एक तरफ देवताओं की आकृति, एक तरफ अपनी आकृति। और भारत में आने के बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया था। तो भारतीय धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग भी हमें कुषाण राजाओं के सिक्कों पर मिलता है। व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये समय था। हाँ, ये देखिए, पूरन सिंह पटेल साहब ने एक फैक्ट बताया था कि महासमुंद जिला है कोई छत्तीसगढ़ में, महासमुंद जिले में, वहां पर एक कोई लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। और जो आपका जो लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर नहीं है मेरे ख्याल से, लक्ष्मण मंदिर है। इसी तरीके से बहुत सारे मंदिर। हाँ, कानपुर के पास एक जगह एक मंदिर है नचना कुठार, वो शायद कानपुर के पास में है। वो सब गुप्तकालीन और उसके बाद के मंदिर हैं। कनिष्क का जो योगदान था वो भारतीय कला और संस्कृति के माध्यम से बहुत ज्यादा था। भारत में जो मध्य एशिया की जो कला थी, और खास करके ग्रीक शासकों के समय जो कला आई, स्थापत्य कला, उसमें बहुत बड़ा योगदान मूर्ति कला इत्यादि के लिए वहां पर दिया गया। मथुरा जो है एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा। वहां पर हमें जैन मूर्तियां भी बड़ी संख्या में मिली है। मथुरा में जैन और बुद्ध धर्म की मूर्तियां भी हैं, और हिंदू धर्म के जो देवता थे उनकी भी मूर्तियां हम लोगों को वहां मथुरा से खुदाई में मिली हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, एक तरीके से कल्चरल और रिलीजियस चीजें हैं, वो प्रतीकों के माध्यम से इस काल में हम लोगों को मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा काम है, वो सबसे बड़ा काम वही था कि कनिष्क ने भारत में आकर के भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में सीखा, और बाद में चल करके उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। और फिर जो बौद्ध धर्म
कण्व और शुंग राजाओं के शासनकाल में पूरी तरीके से तितर बितर हो रहा था, उसको कनिष्क ने सहारा दिया। और कनिष्क ने फिर एक बौद्ध संगीति बुलाई, और उस बौद्ध संगीति में बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था वसुमित्र। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको वसुमित्र का नाम मिलेगा कहीं ना कहीं। तो कश्मीर में एक जगह थी कुंडल वन, और उस कुंडल वन में एक बौद्ध संगीति हुई, और उस बौद्ध संगीति में वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की। एक और विद्वान का नाम मिलेगा आपको, अश्वघोष। अश्वघोष बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे, और वो अश्वघोष भी उस बौद्ध संगीति में शामिल रहे। तो आपने जैसे कहा कि वसुमित्र है, अश्वघोष है, इसी तरह के बहुत सारे विद्वान आपको मिलेंगे कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क के समय भारत में दवा, चिकित्सा, तमाम चीज़ों के लिए काम होना शुरू हुआ। धर्म के लिए बौद्ध धर्म इत्यादि के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो कई सारे व्यापक बदलाव, और ट्रेड जो व्यापार है, उद्योग धंधे हैं, मुद्रा है, प्रचार प्रसार है, चीज़ों को बनाना है पूरी दुनिया में। क्योंकि सिल्क रूट अगर खुल गया भारत का, तो सिल्क रूट के माध्यम से भारत के लोगों का व्यापार मध्य एशिया तक पहुंच सकता था बहुत आसानी से। तो वही सारी की सारी सुविधाएं और सारी की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को कुषाण राजाओं के शासनकाल में दिखाई देती हैं। और जो काम उसने किए, जो कार्य अशोक ने कनिष्क ने किए, उन कार्यों को लेकर के आमतौर पर हम लोगों के इतिहास में शायद लोगों को बहुत पता नहीं है। हम लोग जब उनके सिक्के के माध्यम से, उसके अभिलेखों के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें जब लोगों को मालूम पड़ी, तो एक नए इतिहास की लोगों को जानकारी हुई। आप आज भी देखेंगे तो आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अगर चर्चा करेंगे कि आप राजा कनिष्क के बारे में क्या जानते हैं, कनिष्क का क्या योगदान था, तो आप में से बहुत सारे लोग आप पाएंगे कि वो लोग नहीं जानते होंगे बिल्कुल भी। आप अगर उनसे पूछेंगे यूची कबीला क्या था, या भारत में कुषाण शासकों का क्या योगदान है, तो लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि खास करके मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में उज्जैन और इंदौर के साइड के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि राजा वीर विक्रमाजीत, या उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य, उनकी बड़ी चर्चा होती है। तो मैं वहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ कि राजा वीर विक्रमादित्य कौन थे, इनका इतिहास क्या था। मुझे एक्चुअली कोई इतिहास में ऐसा मिला नहीं है अभी तक। मैंने बहुत सारा इतिहास खंगाला है, बहुत सारा इतिहास पढ़ा है, लेकिन मुझे अभी तक जो है राजा वीर विक्रमादित्य, राजा वीर विक्रमाजीत जो उज्जैन के राजा थे, दानी थे, ये थे, वो थे, बहुत सारी कहानियाँ एक्चुअली आप में से भी अधिकांश लोगों ने सुना होगा कि न्यायप्रिय राजा थे उज्जैन के वीर विक्रमादित्य। वो कौन थे, कोई उसके बारे में बताएगा इतिहास के बारे में? क्योंकि हम लोग जो इतिहास में विक्रमादित्य को जानते हैं वो गुप्त राजा थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बारे में तो मैंने पढ़ा है। लेकिन जो उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य की बात की जाती है, राजा विक्रमाजीत, अगर विक्रमादित्य और विक्रमाजीत एक ही है तो कोई बात नहीं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप कोई पुरानी कहानी है, कुछ ऐसा है, तो उसके बारे में मुझे जरूर अवगत कराएं। अगर कुछ भी ऐसा है तो आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मैं वो उस राजा को अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं कि वो कौन थे। हालांकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के राजा थे, उनकी मैंने पूरा हिस्ट्री पढ़ी हुई है, और उस हिस्ट्री में उनकी उपाधि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थी, जिन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया। उसके बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के ये कनिष्क का इतिहास है। और कालिदास का दरबारी बताए, अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जो धार, इंदौर, उज्जैन का जो एरिया है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण राजा की अगर हम बात करें, धार, उज्जैन और इंदौर के एरिया में इतिहास में, तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण राजा थे धार के राजा भोज। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। कोई अगर आप कभी भोपाल गए हो तो भोपाल में एक बड़ा तालाब है, और उस बड़े तालाब में एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी है राजा भोज की। वो राजा भोज जो है धार के रहने वाले थे, धार पर शासन करते थे। इंदौर से आगे धार उनकी राजधानी हुआ करती थी, और उनके राजा भोज के दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे। खास करके वो
कहा जाता है कि राजा भोज के समय ज्ञान विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था धार। शायद आप सब लोगों ने कभी कभी आपको उसको पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो इतिहास में जो धार है, वो राजा धार के राजा थे भोज, भोज परमार। तो उनका तो जरूर इतिहास मिलता है उस क्षेत्र में, राजा भोज। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब उनका समय आएगा। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो केवल जो रिलेवेंट घटनाक्रम है उत्तर मौर्य काल में, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर के इसको हम अगर समराइज करना चाहें तो उत्तर मौर्य काल का जो इतिहास है, उस इतिहास की दो धाराएं बड़ी स्पष्ट हैं। एक धारा ये कहती है कि भारतीय शासकों ने मगध और मगध और विदिशा, साकल जैसे शहरों पर राज किया। उनमें मगध और विदिशा जैसे क्षेत्र थे जिसमें शुंग और कर्ण वंश के राजा थे। और पश्चिमी भारत में हम लोग अगर देखते हैं तो हमें कौन दिखाई देते हैं? ग्रीक शासक शक और पल्लव, और उसके बाद कुषाण लोग। और कुषाण लोगों में राजा कनिष्क का बहुत बड़ा नाम था। ये जो फैक्ट है कि भोपाल, ये सही है कि भोपाल की स्थापना राजा भोज ने ही की थी और बाद में ये राजा भोज के नाम से भोजपाल हो गया था। अच्छा, कई बार आप लोगों को लगता होगा पाल शब्द का मतलब क्या है? पाल शब्द का मतलब राजा होता है। जो पाल शब्द है, पाल शब्द का प्रयोग राजा के लिए होता था। तो पहले जो राजा थे उसको राजा को भूपाल भी कहा जाता था। आपने सुना होगा भूपाल, बाद में भोपाल हो गया। भूपाल का मतलब होता है जो पूरी पृथ्वी का राजा हो, उसको भूपाल कहा जाता था। तो पाल शब्द का प्रयोग राजा के लिए हुआ है, बाद में उसके अलग रूपों में प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से हम लोगों के पूरे इतिहास की एक परंपरा, एक श्रृंखला हमें दिखाई देती है। सामाजिक रूप से आप देखेंगे कि सामाजिक रूप से जहां भारतीय शासक है वहां भेदभाव और वर्ण व्यवस्था इत्यादि चली है, लेकिन जो ग्रीक शासक हैं, जो शक शासक हैं, जो कुषाण शासक हैं, वहां पर सामाजिक समरसता, भाईचारा, भेदभाव बढ़ा है। जो भारतीय शासक हैं उनके समय में भारत में कमजोरी आई, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, जबकि उत्तर पश्चिम में रहने वाले और शासन करने वाले जो राजा थे बाहर के, चाहे शक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कुषाण हो, उन्होंने समृद्धि का काल भारत में लाया। तो दो तरह की विचारधाराएं हम लोगों को एक ही साथ दिखाई देती है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा हुए हैं, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रमादित्य की केवल उपाधि दी है। मैं भंवर सिंह नरवरिया साहब आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, ये कौन थे? कहाँ इसकी जानकारी है? कहाँ इतिहास में लिखा हुआ है? मैं वो एविडेंस चाहता हूं। मुझे अभी तक कभी नहीं मिला। जो लोग किंवदंतियों में कहते हैं, क्योंकि हम लोग केवल एक ही विक्रमादित्य को जानते हैं और वो विक्रमादित्य था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त शासक। उसका पूरा इतिहास है। उज्जैन में वो विक्रमादित्य नाम का राजा कौन था, उसकी क्या कहानी है, उसका क्या इतिहास है, उसका क्या प्रमाण है, आज तक किसी व्यक्ति को नहीं मिला। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस परिचर्चा में मध्य प्रदेश, एमपी के रहने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए कि कौन था वो राजा, क्या उसका इतिहास था, क्या उसका योगदान था। आज भी अगर कोई एक योगदान है या कहीं उसका विवरण या उल्लेख मिलता है तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं उस पर थोड़ा शोध कर सकूं। अभी तक नहीं मिला है। और इतिहास में ऐसा नहीं है कि कोई चीज, संभावना बहुत हो सकती है, लेकिन हम लोग उस पर आगे चर्चाएं भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पश्चिमोत्तर के जो राज्य थे, पश्चिमोत्तर में जो विदेशी शक्तियां थी, इनके माध्यम से प्रॉस्पेरिटी आई, सामाजिक व्यवस्था बेहतर हुई। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बड़ी राजनीतिक एकता उन लोगों ने स्थापित की भारत में। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कनिष्क ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। कनिष्क ने कितना बड़ा साम्राज्य पूरे पश्चिमी चीन से लेकर के मध्य एशिया और इस सारे क्षेत्र में उन्होंने स्थापित किया। सिक्के चलवाना, तमाम सिल्क रूट पे सारे व्यापार की व्यवस्थाएं करवाना, शिल्प को बढ़ावा देना। इस काल में हमें तरह तरह के शिल्प दिखाई देते हैं, अलग अलग चीजें लोग बना रहे हैं, कारीगर हैं, और ये सब फैक्ट्रियां जो उस ट्रेडिशनल तरीके की इस काल में हम लोगों को बहुत सारी दिखाई देंगी। तो ये जो काल है, ये जो समय है, इस समय में हम लोगों को इतिहास के बारे में ये सारे के सारे विवरण प्राप्त होते हैं। इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच में इसलिए की थी क्योंकि हम लोगों में से अधिकांश जो लोग हैं
आ, मैं भंवर सिंह नरवरिया साहब आपसे यही कह रहा हूं कि जो साहित्य में राजा विक्रमादित्य हैं वो कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं है, वो कोई कथा की बात हो सकती है। लेकिन जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का इतिहास है। एक्चुअली क्या है कि अभी हम जो कल से चर्चा करेंगे, कल से हम गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, गुप्त वंश क्या था। तो गुप्त वंश में पहला जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। बेसिकली गुप्तों का जो आदि पूर्वज है वो श्रीगुप्त था। उसके बाद हमें आएगा उसमें चंद्रगुप्त, उसके बाद आएगा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का जो बेटा होगा उसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय उज्जैन भी एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था गुप्तों का। तो मेरे अपने ऐतिहासिक समझ के अनुसार जिसको लोग विक्रमादित्य विक्रमादित्य बोलते हैं वो और कोई नहीं है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है। अब जैसा कि ये धर्मेंद्र कुमार लेल्हारे जी ने कहा है कि बेताल 25वीं एवं सिंहासन 32वीं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से है। देखिए, कहानियों में कल्पनाओं में आप कितने ही राजा बना लीजिए, कितने ही आप नायक क्रिएट कर लीजिए, लेकिन उसका कोई एविडेंस है नहीं है। क्या उसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण है? नहीं है। तो हम लोग जो इतिहास में पढ़ेंगे, जो विक्रमादित्य पढ़ेंगे, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। और मुझे लगता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जैसे कालिदास थे, नवरत्न थे, उसके दरबार में नवरत्न थे, हो सकता है कुछ इसी तरह के जो लेखक रहे हों, उन लेखकों ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही न्याय का प्रतीक बताते हुए कुछ इस तरह की कहानियां लिख दी हों, जिसके माध्यम से लोग, वहां के लोग विक्रमादित्य के नाम से या विक्रमाजीत के नाम से उसको जानने लगे हों। ऐसा कहानियों में संभव हो सकता है। एक राजा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजाओं में ईश्वर का आरोपण कर दिया कि ये राजा नहीं है बल्कि ये तो ईश्वर है। कई जगह आपको, भारत में नहीं, आपको ये सारी चीजें यूरोपियन हिस्ट्री में भी मिलेंगी। अगर आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि राजा के अंदर ईश्वर को डाल दिया गया कि राजा नहीं बल्कि ईश्वर है। हाँ, भुवनेश कुमार लोधी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई थिंक दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट कि विक्रमादित्य वाज ओनली ए पोजीशन और बाद में राजा इसको उपाधि के रूप में धारण करते थे। तो ये बहुत हद तक संभव है और इससे ना हमें बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं इतिहास के बारे में, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का इस बीच में, क्योंकि हम लोग अपनी जो चर्चा है, कल से हम लोग गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो अब तक हमने विषय उठाए हैं, चाहे वो मौर्यों का हो, चाहे वो उत्तर मौर्य काल के शासक हो, अगर उसके संबंध में कोई आपका सवाल या कुछ रहता है तो आप लोग मुझे जरूर बताइए। विक्रमक को कविराज का, वो बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर आप चंद्रबरदाई, एक आगे चल के आपको चंद्रबरदाई नाम के एक कवि मिलेंगे जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखी है पृथ्वीराज रासों, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो पृथ्वीराज रासों कोई एक्चुअल इतिहास नहीं है, वो एक प्रशस्ति रचना है जिसमें चंद्रबरदाई ने अपने राजा को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है कि हमारा राजा ये था, हमारा राजा ये था, हमारे राजा में इतनी बहादुरी थी, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो सारी चीजें थी, कई बार साहित्यकारों के माध्यम से चीजों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता था। संभवतः वो इतिहास या वास्तविक घटनाएं नहीं रही होंगी। जैसे मान लीजिए एक राजा ने अपने पास के किसी एक गांव पर या दो गांव पर भी विजय प्राप्त कर ली, तो हो सकता है उनका दरबार का कवि लिखता हो कि एक राजा ने पूरा एक देश जीत लिया। आप लोग जो है कई विशेष में रख रहे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूं कमेंट को। यस, रामचंद्र वर्मा जी का जो क्वेश्चन है कि हाउ ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। यस, जो खास करके कुषाणों के समय व्यापार और वाणिज्य में बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी, बहुत फला फूला था उस समय। और एक तरीके से भारत में जो कुषाणों का जो समय रहा है, इनका समय आर्थिक समृद्धि का काल है। हाँ, अमन कुमार राजपूत का जो क्वेश्चन है कि कालिदास बिल्कुल जरूर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे।
तो इसलिए हम लोगों का काम ये होना चाहिए कि हिस्ट्री को हम वास्तव में जानें कि कैसा कैसा इतिहास रहा है। कुछ ऐसे अनछुए पहलू मैंने चर्चा में लाए आपके, ताकि आप में से अधिकांश लोग इनसे परिचित हो जाएं कि शक और पल्लव कुषाण लोग कौन थे, कनिष्क कौन राजा था, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया, कनिष्क ने व्यापार वाणिज्य और इन सब चीज़ों के लिए क्या किया। ये सारी चीज़ें लोगों को आमतौर पर पता नहीं होती हैं। अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे, आप एक सर्वे करा के देखिएगा, तो आप पाएंगे कि जो भारत में वास्तव में घट चुका है, जो इतिहास में हो चुका है, हमारे समाज में महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, समाज के पुराने बुजुर्ग परिचित ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है। इवन जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है सिर्फ उनको पता है, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, जिन्होंने और दूसरे विषय पढ़े, उनमें से भी अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि यूची कबीला कौन था और कुषाण का राज्य इतना बड़ा था। 38 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कितना बड़ा एरिया है। भारत के पास 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा भी साम्राज्य कोई रहा है, और उसका राजा कनिष्क कितना महान था, उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। और हम लोगों को कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे आप सभी लोगों को पृथ्वीराज चौहान और ये सब और राजाओं के बारे में जानकारियां होंगी, बहुत सारे राजाओं के बारे में जिनके एरिया एज कंपेयर बहुत छोटे थे, जिनके क्षेत्र बहुत छोटे छोटे थे। जैसे महोबा के जो राजा थे, आपके जो उरई के राजा थे, आपके इस क्षेत्र में जो राजा हुए हैं, आपके उनका एरिया बहुत छोटा छोटा था, लेकिन उनकी जानकारी लोगों को है। लेकिन जो वास्तव में इतिहास में बड़े बड़े वंश, बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं, उनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम सब लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि हिस्ट्री को बिल्कुल रिदम में समझने के लिए, बिल्कुल ऑर्डर में समझने के लिए हम हर चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें और जानने का प्रयास करें कि हाँ भाई, उस समय कौन कौन से राजा थे, उनका धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। उसके अलावा क्या उनकी कुछ विशेष व्यक्तिगत उपलब्धियां थी, कोई बड़ा परिवर्तन भारत में आया। ये सारी चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए। ध्रुव सिंह राजपूत का कहना है हिस्ट्री बहुत प्रॉब्लम कर रही है। हिस्ट्री कभी प्रॉब्लम नहीं कर रही है, कभी नहीं करती है। जो इतिहास को जानता है वो इतिहास बनाता है। इस बात को आप हमेशा गांठ बांध लेना। जो समाज अपने इतिहास को जानेगा वो आगे चल के इतिहास बनाएगा, और जो इतिहास को नहीं जानेगा वो खुद इतिहास बन के रह जाएगा, वो कभी इतिहास नहीं बना पाएगा। तो हिस्ट्री थोड़ा सा उसमें तथ्य और फैक्ट ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके इसको समझने का प्रयास करें तो हम बहुत आसानी से इतिहास के अनछुए पहलुओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख ले सकते हैं। वहाँ से बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलती है। जैसे मैंने कहा ना कि अभी जो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, इससे लगभग 100 साल पहले 1918-1919 में एक स्पेनिश फ्लू करके बीमारी आई थी। इसी तरह की स्पेनिश फ्लू फैला था और उसमें दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों की लगभग मौत हो गई थी। तो इससे भी भयंकर कोरोना, तो कोरोना से इतने लोग नहीं मरे हैं, उसमें बहुत भयंकर लोग मरे थे आज से 100 साल पहले 1918 में। तो इस बार क्या है, लोगों की तैयारियां अच्छी हैं, लोगों को जानकारियां ज़्यादा हैं, बचाव के तरीके हैं। तो इतिहास बहुत बड़ी सीख देता है। इतिहास बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दिक्कत कहाँ हुई है, समस्या ये हुई है कि हम लोगों ने एक्चुअल जो हिस्ट्री है, वास्तविक इतिहास, उसको तो पढ़ा नहीं। उसके बजाय हम लोग क्या पढ़ते रहे, जो कथा और कल्पना और वैस तरह की चीज़ें होती हैं ना, किस्से, हम किस्से पढ़ते रहे और किस्से को ही हम लोग इतिहास मानते रहे। और उन किस्सों को किसी ने गा गा के सुनाया, किसी ने गांव में देखा होगा आप लोगों ने, पहले स्वांग, नौटंकी, मंडली, ये सब आया करती थी। आप सभी लोगों ने बचपन में शायद देखा होगा कि प्रत्येक गांव में पहले नाटक हुआ करते थे, स्वांग, मंडली। कोई राजा का किरदार निभाता था, कोई कहीं का, और उसमें जो किरदार निभाए जाते थे वो किरदार क्या थे, एक तरीके से प्ले, जैसे आज मूवी होती है, उसी मूवी और फिल्म की तरह वो राजाओं की कहानियां, कि एक राजा था, उसके इतने बेटे थे, उस पर आक्रमण करता है, उसका डोला, उसका विवाह। तो ये जो सारी चीजें थी, वो एक स्क्रिप्ट राइटर होता था जो उसको लिखता था और उसको वो प्ले करते थे। लेकिन गांव के जनमानस में सूचना के साधन नहीं थे, गांव के जनमानस में बहुत सारी जानकारियों का अभाव था। तो जो वो प्ले में देखते थे, जो गांव में मंडली या जो स्वांग होता था, उसमें उन्होंने देखा, उसी को वो कहानी मानते चलते थे, और वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, हर गांव में फैल गई। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने वही देखा, उन्होंने कई पीढ़ियों ने वही देखा। राजा नल की ओखा आपने सुना होगा, राजा नल की ओखा, ब्रह्मा का विवाह, ऐसे आपने सुने होंगे, ये बहुत चलते थे पहले।
इस तरह की चीजें आपने काफी देखी होंगी गांव में, नाटक के रूप में। हमने भी बचपन में कुछ कुछ देखी थी, हमारे समय बंद हो गई थी, लेकिन पहले बहुत बताते थे हमारे दादाजी की, बहुत चला करती थी। स्वांग मंडली, नाटक मंडली, रसिया मंडली, ये सब चलती थी, जो अलग अलग जगह पे जा जाकर के छोटे छोटे प्ले और एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम्स करते थे। जनमानस ने उसी को इतिहास माना और उसमें जिसका मेहमान मंडन कर दिया, उसी के माध्यम से लोगों के अंदर परसेप्शन बन गया हिस्ट्री का, इतिहास की एक परसेप्शन बन गया कि हाँ भाई ऐसा ही रहा होगा, ऐसा ही हुआ होगा। इसी कारण से लोगों को वास्तविक चीजें पता नहीं चल पाई। जैसे अगर मैं कहता हूं कि कनिष्क के बारे में, जो राजा कनिष्क है या जो कुषाण वंश है, अगर आप किसी भी गांव में जाके सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि 90% लोगों को नहीं मालूम होगा कनिष्क कौन था। और आज जो भारतवर्ष है, आज भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है उससे भी ज्यादा एरिया पर उसने शासन किया था, लोगों को नहीं पता। जबकि आज हम लोग छोटे से मुख्यमंत्री, छोटे से राज्य के मिनिस्टर्स को, तमाम लोगों को जानते हैं। समाज की विडंबना यही रही है कि सोसाइटी को जो वास्तव में चीजें जाननी चाहिए थी वो लोग जान नहीं पाए, और जो चीजें ना जानने की थी वो उनको जबरदस्ती कहा कि तुम इनको जान लो, तो वो जो चीजें इररिलेवेंट थी उनको जान गए, जो रिलेवेंट और काम की चीजें थी वो चीजें लोग जान नहीं पाए। चलिए, तो बिल्कुल सुनी हुई बातें, देखिए आपने देखा ना, हर सुनी हुई बात सत्य नहीं होती है। इतिहास में, इतिहास कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है, कहीं कहीं बोरिंग लगेगा, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे तो बेसिकली इतिहास के माध्यम से हम अपने देश को समझ रहे हैं कि किस किस काल में क्या क्या हुआ है, किस किस काल में समाज में क्या बदलाव हुए हैं, किस किस काल में महत्वपूर्ण लोग आए जिनका योगदान रहा है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में क्या बदलाव हुए हैं। यही तो चीजें सीख होती हैं। जब हम इन चीजों को सीखते हैं तभी हम आगे रिफॉर्म करते हैं, तभी हम आगे सुधार करते हैं। और अगर हमको पुरानी बातें ही नहीं मिलेंगी पढ़ने को तो हम कभी भी नई बातों को नहीं सीख पाएंगे और उनमें इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन 1 2 3 4 बार पढ़ेंगे तो हम बड़े आराम से उन चीजों को समझ सकते हैं। कृष्ण गोपाल लोधी ने कहा है कि इतिहास में पीएचडी, बिल्कुल, आप अगर सर्विस में हैं तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, आप कुछ समय की छुट्टी लेकर के रिसर्च कर सकते हैं। और इनको इंटरेस्ट के रूप में, मैंने कहा ना, जैसे फिल्में देखते हैं, हम लोग फिल्में देखते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, हम लोग क्रिकेट के खेल देखते हैं टीवी पे बैठ के 4 5 घंटे, मैच जब आते हैं, आईपीएल जब आते हैं, या इंडिया की टीम के वनडे या T20 सीरीज होती है, हम लोग देखते हैं। तो जिस चीज में हमें आनंद आता है, जिसमें इंटरेस्ट आता है, हम खूब सारा समय लगाते हैं। उसी तरीके से इतिहास जैसे, दर्शन जैसे विषयों में लोगों के अंदर वो एंटरटेनमेंट वाली फीलिंग नहीं आ पाई, इस कारण से लोगों को रुचि नहीं हो पाई। अगर लोग थोड़ा सा ध्यान रखें तो वो सब चीजें समझ सकते हैं। देखिए, अब से पहले आपने देखा होगा कितनी, हम लोग जब संविधान की चर्चा करते थे तो लोग बोर हो जाते थे कि भाई संविधान की चर्चा हो रही है, ऐसे अनुच्छेद है, ये आर्टिकल है, ये प्रोविजन है, हमको समझ में नहीं आता, लोग सुनते नहीं थे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम लोग आसानी से संविधान की चर्चा कर रहे हैं, अब लोगों को वो समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है। लोगों को इस बात को लेकर के जिज्ञासा पैदा हो रही है कि भाई आगे क्या होगा, इसमें आगे क्या प्रावधान होंगे। तो ये जो चीजें हैं, जो किस्से, कहानियां, कथाएं लोगों को कैसे जोड़ती थी, उनमें जिज्ञासाएं पैदा की जाती थी इंटरटेनमेंट के माध्यम से। तो लोगों को लगता था कि आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, इस कारण से लोग उसमें इन्वॉल्व रहते थे। आप किसी भी विषय को, किसी भी जानकारी को रुचिकर बना सकते हैं। हम किसी भी जानकारी को, किसी भी विषय को रुचिकर बना सकते हैं, और खास करके ऐसे विषय जिनका हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो तो रुचिकर अगर ना भी हों, मान लीजिए कम रुचिकर हैं, तो भी तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये एक तत्कालीन जो सभ्यता है, तत्कालीन जो सोसाइटी है, उसके प्रति हमारा दायित्व भी है, उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि कुछ भी अच्छी ज्ञान की और काम की चीजें हैं वो हम सब लोगों को आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और जब कभी समय मिले तो वो सारी चीजें हम लोगों को जानने का प्रयास करना। जैसे पूरन सिंह पटेल जी ने हमको जानकारी दी है कि कनिष्क के नाम से होटल्स होते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करिए तो आपको कनिष्क होटल्स मिल जाएंगे, और राजा की मूर्तियों का उल्लेख आपको पता ही है, वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा हम लोगों को जब बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाए तो हम लोग उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि
कोविड-19 जब आया है, जब कोरोना आया है, तो कोरोना के बाद हम लोग वायरस के बारे में जान गए। उससे पहले हम लोग वायरस के बारे में नहीं जानते थे कि वायरस क्या होता है। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, खास करके उन लोगों को मालूम होगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम लोग विषाणु बोलते थे। एक ऐसा जीव ना तो जो सजीव है ना जो निर्जीव है। अगर डेड सेल पे है तो वो निर्जीव रहता था, और जो लिविंग सेल में चला गया तो वो सजीव हो जाता था। उसको हम लोग विषाणु बोलते थे। और मुझे याद है कि 11th में हमारे पास जो जूलॉजी में हम लोग पढ़ते थे, उसमें शायद पहला ही चैप्टर था 11th में जूलॉजी में, विषाणु और जीवाणु। विषाणु और जीवाणु में क्या अंतर है। तो उस समय हमने केवल एग्जाम में पास होने के लिए और बेसिक जानकारी के लिए पढ़ लिया था विषाणु क्या है। विषाणु को हिंदी में वायरस कहते हैं। आज देखिए, आज तमाम दुनिया के लोग जान गए वायरस क्या है। हर कोई जान गया, जब से कोरोना वायरस आया हर कोई जान गया वायरस क्या होता है। लेकिन अभी भी वायरस के बारे में जो हमारी समझ है, जो हम लोग पढ़ते हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा कोरोना वायरस आ गया, कि कोरोना है, लेकिन वायरस के जो एक्चुअल फीचर्स हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स, वो आज भी आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। समझदार आदमी क्या होता है, वो उसके फीचर्स को जाके पढ़ लेता है किसी किताब से, कि वायरस का ये मॉलिक्यूल होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसके फीचर्स होते हैं। तो वो दर्शाता है आपके ज्ञान की दूरदर्शिता को, कि अगर ऐसा विषय अगर कोई चर्चा में आया तो हम उसकी तह में जाकर के भी कुछ जानकारी जुटा ले, ताकि फ्यूचर में काम आए। तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज आ गई तो हम लोग उसके बारे में बस इतना जान लिया, रोजाना अखबार में कोरोना वायरस से बचना है, हाथ धोना है। अब हाथ धोना सब लोग सीख गए ना, लेकिन कोरोना वायरस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, हम लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगा के उसके अंदर जाके भी पढ़ना चाहिए, कि भाई कोरोना वायरस के अलावा और कितने तरह के वायरस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। वो सब चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो फिर इंटरेस्ट पैदा होगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति का बुद्धिजीवी बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, किसी भी व्यक्ति के बुद्धिजीवी बनने की। क्या प्रक्रिया शुरू होती है? एक तो यह है कि दुनिया में जो चल रहा है आपने सुना और बस सुन के निकाल दिया। एक ये होता है कि हम उसके लिए एफर्ट करके, प्रयास करके उसकी गहराई में जाके जानने का प्रयास कर दें, तो वो हमारी आदत बन जाएगी। किसकी आदत? ज्ञान की खोज करने वाले व्यक्ति की आदत, चीजों को समझने वाले व्यक्ति की आदत, गहराई में जाने वाले व्यक्ति की आदत। और अगर हमने चीजों के अंदर जाके उनको देखना शुरू किया, थोड़ा गहराई में जाना आरंभ कर दिया, थोड़ा अगर हम लोगों ने इस तरीके का प्रयास कर दिया, तो आप पाएंगे कि आपके व्यक्तित्व में बदलाव हो जाएगा। दुनिया में कोई बहुत टैलेंट नहीं होता, और ना ही बहुत कोई दिमाग का कमजोर होता है। सारा का सारा फर्क जो आपके व्यक्तित्व का है, वो इस बात का है कि आप कितनी कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल सामान्य किसान हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर से ये बात आती है कि साहब मेरे को ये जानना चाहिए कि कोरोना वायरस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, और जो जीवाणु है वो क्या है। तो इस तरह की अगर अप्रोच हमारे अंदर आ जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इतिहास के माध्यम से भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें समझने और पढ़ने को मिलती हैं। तो आज हम लोगों की जो चर्चा है वो कुषाण शासक और खास करके कनिष्क तक सीमित रही। कुजल कड़फिसेस जो उनका संस्थापक था, और बिम कड़फिसेस, उन्होंने बड़े बड़े सिक्के चलवाए थे, और उसके अलावा कोई बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट्स नहीं थी। बाकी सारा का सारा जो कुषाण वंश का जो श्रेय है वो कनिष्क को जाता है। और कनिष्क की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो परिस्थितियां और जो उसकी उपलब्धियां हैं, उनकी चर्चा हम लोगों ने की हुई है। आगे कल से हम लोग शाम के इतिहास के सेशन में गुप्त काल के बारे में चर्चा करेंगे, और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत का जो इतिहास है, साउथ इंडिया का इतिहास, जिसमें पल्लव, चोल, चालुक्य, पांडे, जो ये राजा हैं, इनकी चर्चा हम लोगों ने अभी नहीं की है, जबकि इनका काल शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हम लोग एक बार उत्तर भारत का इतिहास कर ले, उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में जाएंगे, और वहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्या क्या सोर्स थे, क्या क्या चीज़ें थी जिनके आधार पर वहाँ के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। सो चलिए, आज के सेशन को अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और सुबह 8:15 बजे हम लोग राज्य जो मंत्री परिषद है, राज्य विधानसभाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा समय निकाल के आइए, पढ़िए। आज के सेशन को हम लोग, एक्चुअली क्या है कि शाम के समय में मुझे काम करना पड़ता है पूरे दिन ऑफिस का, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, रिपोर्टिंग्स और तमाम चीज़ें, फ़ोन वगैरह। तो शाम का सेशन बहुत
मुझे समय भी नहीं मिल पाता इतना, मैं आता हूँ और आके फिर अचानक से सेशन इत्यादि हो जाता है। चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं, कल गुप्त काल में आकर के हम लोग चर्चा करेंगे, और सुबह आप सब लोग संविधान की परिचर्चा में शामिल हुई है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।